फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है DSS, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और ये है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के इवन सेम जो इनका स्टार्ट होने वाला है। थर्ड ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये एक न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है। इसके सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिलेबस का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर पूरा सिलेबस देख सकते हैं, इवन सेम का आपका सिलेबस क्या होगा। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर के भी जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में अभी जाएंगे तो उनका भी सिलेबस कवर हो चुका है। उसकी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पर, तो उसको जाके आप देख सकते हैं जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंबल्स होते हैं इस सब्जेक्ट में, तो उसको हम जान लेंगे कि कौन से सिंबल को क्या हम बोलते हैं, ठीक है, किस नाम से उसको जानते हैं। तो पूरा डिटेल हम देख लेंगे। उसके बाद से हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपना, और इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हम पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जो भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आपको कराए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये सब्जेक्ट आपका कवर होने वाला है इस चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंबल को देख लेते हैं। प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल यूज्ड इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में जो सिंबल यूज होते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। सिंबल पता रहेगा तो आगे फिर समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए लगभग सभी को पता होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ये एरिया को ये डिनोट करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर हमारा है कैपिटल डी। कैपिटल डी हमारा खंड की कुल गहराई या व्यास, ठीक है। कैपिटल डी हम गहराई के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और डाया के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ लेंगे। अगर गहराई के लिए होगा तो गहराई का आप कैपिटल डी से दिखा सकते हैं, और गहराई नहीं होगी, डाया होगा तो डाया को भी हम कैपिटल डी से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है कैपिटल ई। तो कैपिटल ई को हम यंग मापांक बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम कैपिटल ई के नाम से जानते हैं। फिर हमारा है स्मॉल ई। तो स्मॉल ई उत्केंद्रता होता है आपका, इसेंट्रिसिटी होता है। ये आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़े हैं, इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल एफ। सारे सिंबल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ ही ऐसे सिंबल होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो कैपिटल एफ आपका है अपरूपण बल, जिसको हम शियर फोर्स के नाम से जानते हैं। कैपिटल आई आपका जड़त्व आघूर्ण होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैपिटल एल आपका पार्ट यानी कि विस्तृति होती है, स्पैन होती है। स्मॉल एल आपका प्रभावी पार्ट होता है। ये आपकी क्लियर स्पैन है और ये आपकी इफेक्टिव स्पैन है, स्मॉल एल। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि क्लियर स्पैन किसको बोलते हैं और इफेक्टिव स्पैन हम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल एम। कैपिटल एम हमारा बंकर आघूर्ण होता है यानी कि बेंडिंग मूवमेंट। फिर हमारा है कैपिटल पी। तो कैपिटल पी हमारा अक्षीय बल या भार या फिर संपीड़न या तनन, ठीक है। ये जो बल या भार है संपीड़न में भी तनन में भी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल आर। तो आलंब पर भारण के कारण ये प्रतिक्रिया होती है या फिर परिणामी या फिर वक्रता त्रिज्या। कैपिटल आर को हम कैपिटल आर से इन सभी को डिनोट करते हैं। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर यूज करते हैं। तो कैपिटल आर का प्रयोग हम किसके लिए, प्रतिक्रिया रिएक्शन के लिए भी कैपिटल आर को हम लिखते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रिएक्शन को। रिजल्टेंट को भी हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको भी हम कैपिटल आर से ही डिनोट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इसको हम परिभ्रमण त्रिज्या के नाम से, रेडियस ऑफ गिरेशन के नाम से जानते हैं। और स्मॉल आर इक्वल टू होता है अंडर रूट आई अपॉन ए। आई आपका क्या है, आई आपका होता है जड़त्व आघूर्ण और ये आपका क्षेत्रफल होता है। फिर हमारा है वी। तो वी हमारा होता है अपरूपण बल। अपरूपण बल को हम बी से यानी कि ट्रांसवर्स शियर आप देख सकते हैं। तो शियर फोर्स जो आपका होता है, अपरूपण बल होता है, उसको हम कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। फिर हमारा है कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू आपका टोटल भार या दाब हो सकता है। फिर हमारा है वाई। तो वाई हमारा क्या होता है, उदासीन अक्ष से दूरी होती है, जो हमारी डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस से, उसकी दूरी को हम वाई से डिनोट करते हैं। फिर हमारा है जेड। जेड हमारा परिच्छेद मापांक यानी कि सेक्शनल मॉडुलस होता है, और इसका फार्मूला होता है जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई। वाई आपका क्या हो गया, उदासीन अक्ष से दूरी। वाई इक्वल टू डी बाई टू भी होता है। डी यानी कि जो गहराई होती है उसकी आधी दूरी वाई के बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई।
नेक्स्ट हमारा लैम्डा, लैम्डा को हम तन्यतानुपात के नाम से जानते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। और लैम्डा इक्वल टू होता है यल बाई स्मॉल आर। यल आपका क्या है, विस्तृति है, और आर आपका, आर मिनिमम हम यहाँ यूज़ करते हैं जो हमारा परिभ्रमण त्रिज्या होता है। फिर हमारा होगा यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा आपका क्या है, विस्थापन है, डिफ्लेक्शन से नोट करते हैं। और स्मॉल एन को हम गुणांक यानी कि कोफिशिएंट के नाम से हम जानते हैं। तो ये सभी कुछ सिंपल थे, और भी सिंपल है उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे जो भी सिंबल है उसको भी देख लेते हैं। प्रतिबल, स्ट्रेसेस से रिलेटेड जितने भी सिंबल है उसको हम देख लेते हैं। ये सभी आपको इस सब्जेक्ट में मिलेंगे। ये पहले शायद आप नहीं देखे होंगे, कुछ सिंबल देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे। तो बाकी जितने भी इस सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले सभी सिंबल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सिग्मा, सिग्मा को ये प्रतिबल हम इसको बोलते हैं। सिग्मा को प्रतिबल से, जो आपका प्रतिबल होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम एफ से, स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा AC अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, अक्षीय संपीड़न प्रतिबल। यानी कि ये जो आपका क्या है एक्सियल, ये आपका एक्सियल को डिनोट कर रहा है। सिग्मा तो आपका क्या है, प्रतिबल है, पहले भी आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ A और C लगा हुआ, तो A आपका एक्सियल और C का मतलब है कंप्रेशन, यानी कि अक्षीय प्रतिबल तो है लेकिन किस में है, संपीड़न में है। फिर आपका A और T लगा हुआ, A का मतलब तो वही होगा अक्षीय, लेकिन T आपका किसके लिए ये लग रहा है यहाँ पर, टेंशन के लिए, यानी कि अक्षीय तनन बल, तनन प्रतिबल हो जाएगा। फिर आपका सिग्मा BC अगर है तो B का मतलब क्या, यहाँ पर A का मतलब एक्सियल था, C का मतलब कंप्रेशन, T का मतलब टेंशन। तो C और T का तो वही मतलब रहेगा, लेकिन यहाँ पर A की जगह क्या आ गया, B आ गया। तो B का मतलब क्या है, B का मतलब है बेंडिंग, यानी कि बंकन में संपीड़न प्रतिबल। यहाँ पर अक्षीय संपीड़न प्रतिबल, अक्षीय तनन प्रतिबल था, लेकिन यहाँ पर अगर B लग गया तो बंकन में संपीड़न प्रतिबल और बंकन में तनन प्रतिबल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, B और T का क्या मतलब है और A का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को। फिर हमारा है अगर CC, ठीक है, पहले हमारा क्या था, A के साथ C और T लग रहा था, कंप्रेशन और टेंशन के लिए तो C और T ही लगेगा, लेकिन ये चेंज हो रहा है ABC, ठीक है। तो अब फिर हमारा कंप्रेशन में आ गया, C के साथ C लगा है तो कंप्रेशन, C के फिर यहाँ पर देख सकते हैं C का मतलब क्या है, कंक्रीट में, C का मतलब, एक C का मतलब हमारा कंक्रीट है और एक C का मतलब कंप्रेशन है, तो कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल। और यस T का मतलब क्या है, स्टील, यस आपका किसको डिनोट कर रहा है, स्टील को, और T तो आपका टेंशन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर C कंप्रेशन को। तो ये कंक्रीट और स्टील का मतलब है, ठीक है। तो ये स्टील का इस्पात में तनन प्रतिबल हो गया। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। फिर आपका है टाउ VM, इसको हम टाउ बोलते हैं, अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। टाउ VM को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। टाउ VA, तो V आपका क्या है, औसत अपरूपण प्रतिबल है, M आपका क्या है, मैक्सिमम है, ये आपका क्या है, एवरेज है, एवरेज को डिनोट कर रहा है। V आपका किसको, अपरूपण प्रतिबल को डिनोट करता है, ये आपका टाउ V आपका अपरूपण प्रतिबल को डिनोट करता है, यहाँ पर भी टाउ V लगा हुआ है। अपरूपण प्रतिबल को हम टाउ V से डिनोट करते हैं। M का मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, A का मतलब एवरेज हो जाएगा। FY आपका क्या होता है, इस्पात में पराभव प्रतिबल, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इस सब्जेक्ट में। इल्ड स्ट्रेस इन स्टील, इल्ड स्ट्रेस इसको हम बोलते हैं FY को। स्मॉल f हमारा है प्रतिबल, स्ट्रेस है। PA अगर लिखा हुआ है तो अक्षीय प्रतिबल हो जाएगा, A का मतलब एक्सियल और P आपका तो प्रतिबल होता है, तो अक्षीय प्रतिबल हो जाएगा। PB अगर लिखा हुआ है तो बंकन प्रतिबल, इसको हम बेंडिंग में स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो आपके जो भी सिंबल थे उसको बता दिया गया है जो इस सब्जेक्ट में यूज होने वाले हैं। तो और भी अगर कोई सिंबल होंगे तो आगे आपको जो चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे, बल्कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट थे सारी सिंबल यहाँ पर बता दिए गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सभी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर आपका उसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं मिलेगा, जो भी डिफिनेशन है, थ्योरी है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। सेकंड चैप्टर से आपके जो क्या है, जो भी न्यूमेरिकल हैं वो मिलेंगे, और इजी न्यूमेरिकल हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संरचनात्मक स्टील एवं खंड, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस। तो इसके बारे में डिटेल हमको पढ़ना है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं संरचनात्मक इस्पात। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संरचनात्मक स्टील होता क्या है, उसके बाद में हम सेक्शन के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से सेक्शन यूज होते हैं और कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। कोई भी उसके पॉइंट है, कोई भी जैसे स्टील टेबल भी यूज़ करते हैं इसमें, तो स्टील टेबल को कैसे पढ़ते हैं तो उसको हम अलग से वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम केवल थ्योरी के बारे में देख रहे हैं कि इस चैप्टर में जो जितनी भी थ्योरी है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस चैप्टर में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। तो देखिए संरचनात्मक इस्पात आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील हम किसे बोलते हैं।
संरचनात्मक इस्पात का मुख्य संघटक लोहा है। इसे अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके, और भी जो पदार्थ होते हैं उसके साथ मिश्रित करके, इसके यांत्रिक गुण जो होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है, उसको हम जैसे तनन क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता आदि में सुधार किया जाता है। जो संरचनात्मक इस्पात हमारा होता क्या है, इसका मुख्य संघटक जो होगा आयरन होगा, लेकिन आयरन में हम क्या करेंगे, अन्य पदार्थ के साथ इसको मिश्रित करके इसके यांत्रिक गुणों में हम सुधार लाते हैं। तो यही हमारा संरचनात्मक इस्पात कहलाता है। अभी आगे हम देखते हैं। सामान्यतः लोहा कच्चे लोहे के रूप में उपलब्ध होता है। इसके शुद्धिकरण से ढलवा लोहे प्राप्त होता है। कच्चा लोहा लौह अयस्कों को झोंका भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है। तो जो लोहा होता है सामान्यतः, जो आपका मुख्य संघटक होता है स्ट्रक्चरल स्टील का, ये क्या होता है, कच्चे लोहे के रूप में ये उपलब्ध होता है जो लोहा होता है। और इसके शुद्धिकरण से, जब हम इसका शुद्धिकरण करते हैं कच्चे लोहे का, तो वहाँ से हमको ढलवा लोहा प्राप्त होता है। और कच्चा लोहा लौह अयस्कों को झोंका भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये जो लोहा आपका था, आयरन था, वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसके बारे में ये डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो आपका ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, इस्पात होता है, ये सारी चीज़ें तो क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो जो ढलवा लोहा है, कास्ट आयरन है, वो क्या होता है, इसमें मुक्त कार्बन की मात्रा, मैक्सिमम आपको कार्बन की मात्रा ही पूछी जाती है कि किस प्रकार का आयरन है तो उसमें कितनी कार्बन की मात्रा होगी। तो इसमें मुक्त कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है और इसकी तनन क्षमता कम परंतु संपीड़न क्षमता अधिक होती है। इसका जो ढलवा लोहा होता है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी तनन क्षमता होती है वो कम होती है और इनकी संपीड़न क्षमता अधिक होती है और इसमें कार्बन की मात्रा आपकी 2 से 4% होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपका कार्बन की मात्रा इसमें होती है। नेक्स्ट हमारा है पिटवा लोहा। तो ये आपका पिटवा लोहा है, ये लोहे का शुद्ध रूप है। ये जो पिटवा लोहा है, ये लोहे का शुद्ध रूप होता है और इसमें जो होती है कार्बन की मात्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.15% होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन की मात्रा, ये हर जगह आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। यह तन्य आघात वर्धनी तथा चिमड़ होता है, ये जो आपका पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट हमारा है इस्पात यानी कि स्टील। तो इसमें लगभग 1.5% कार्बन की मात्रा होती है, किसमें, इस्पात में, और इसमें जंग आसानी से लग जाती है, इसलिए इसका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं इस्पात का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। तो इसमें कार्बन की मात्रा आपकी होती है मृदु इस्पात में 0.15 से 0.30% तक रहती है। मृदु इस्पात में तन्यता होती है, डक्टिलिटी होती है, जिस कारण इसे विभिन्न खंडों में बेलित किया जा सकता है, विभिन्न खंडों में हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी इस्पात का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील का। जो भी सेक्शन वगैरह अभी हम इसमें पढ़ेंगे, चैनल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, तो ये सभी हम इसी इस्पात से बनाते हैं, माइल्ड स्टील से। तो इसी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसको विभिन्न खंडों में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको पता चल गया कि ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 से 4% होता है, पिटवा लोहे में आपका 0.15% होता है। आप ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, जब भी आप दोबारा से रिवीजन करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है कि हाईलाइट जो पॉइंट होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, आपको पहले ही दिख जाता है, तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इस्पात में आपका 1.5% कार्बन होता है और मृदु इस्पात में आपका कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30% होती है और इसी का हम ज़्यादातर यूज चैनल में जो भी सेक्शन आपको होता है उसमें करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें। अभी आप देख सकते हैं संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है स्ट्रक्चरल स्टील की, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म या विस्तृत विवरण भारतीय मानक का जो कोड दिया गया है, IS स्टैंडर्ड का जो कोड दिया गया है, इसमें दिए गए हैं। इनके पूरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया इन कोड में। सामान्यतः सभी प्रकार की संरचनाओं के लिए इस्पात भारतीय मानक जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 2062/1992 के अनुकूल होना चाहिए। संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म निम्न है। तो स्टील के भी कोड आते हैं, RCC के भी कोड आते हैं, तो कोड भी होना जरूरी होता है आपके लिए। कोड से और भी डाटा हमको मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टील में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और स्टील में आप स्टील टेबल भी एग्जाम में साथ में ले जा सकते हैं अपने कॉलेज से परमिशन करा के, वहाँ से अलाउ करवा के। तो क्योंकि स्टील टेबल से बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं, जो भी डाटा होते हैं, वो यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल में, तो आगे भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, ये सभी स्टील टेबल में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है और जो भी गुणधर्म इनके मेन पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए
सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, जो फिजिकल हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रक्चरल स्टील के। तो इसके अंतर्गत संरचनात्मक इस्पात में यंग मापांक, घनत्व, रेखीय प्रसार गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक आता है, जो निम्न रूप में होना चाहिए। यानी कि कितना होना चाहिए, यंग मापांक कितना होना चाहिए, फिर हमारा घनत्व कितना होना चाहिए, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए यंग मापांक जो होगा हमारा भौतिक गुणधर्म में ये आ जाता है, और ये कितना होना चाहिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या फिर एमपीए में अगर बात करें तो एमपीए में भी इतना ही होगा, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू 1 एमपीए होता है। तो कोई चेंज नहीं है, केवल यूनिट यहाँ पर चेंज होती है न्यूटन पर mm² से एमपीए में। तो ये मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यंग मापांक का, यंग्स मॉडुलस का। ई की वैल्यू इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और ई की वैल्यू जहाँ पर भी नहीं दी हुई है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी घनत्व कितना होना चाहिए, तो घनत्व इनका होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर केजी में अगर बात करें तो 7850 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है ये केजी पर मीटर क्यूब में, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब में आप याद रख सकते हैं घनत्व जो डेंसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, 7850 केजी पर मीटर क्यूब होनी चाहिए इस्पात की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है लीनियर एक्सपेंशन, तो हमारा होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 × 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा है रेखीय प्रसार गुणांक, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दृढ़ता मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये हमारा होता है 0.84 × 10⁵ से 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें। तो इसमें से आपको ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर याद रखनी है कि यंग मापांक के 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, और जो आपका घनत्व है डेंसिटी है वो हमारी 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय मानक जो कोड है IS 2062/1992, इसके 4th रिवीजन के अनुसार संरचनात्मक इस्पात को निम्नवत नामित किया गया। जो संरचनात्मक इस्पात है स्ट्रक्चरल स्टील है, इसको अलग से इस प्रकार से इसका नेमिंग किया गया है, डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड में आपको डिवाइड कर दिया गया ABC, और यहाँ पर Fe का मतलब क्या होता है फेरस, ठीक है, जो लोहा होता है। Fe का यहाँ से डिनोट किया गया है 410 WA, Fe 410 WB, Fe 410 WC। तो इसका क्या मतलब है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया। इसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 410 MPa यानी कि 410 न्यूटन पर mm² होगी। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसकी न्यूनतम जो तनन सामर्थ्य है 410 MPa होगी, या फिर 410 न्यूटन पर mm² होगी। यहाँ Fe का मतलब आयरन या स्टील से है, तथा Fe के साथ लगा हुआ अंक स्टील की चरम तनन सामर्थ्य तथा ABC स्टील के ग्रेड को दर्शाता है। Fe के साथ जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है तो वही चरम तनन सामर्थ्य को दर्शाता है, और उसके साथ जो ABC है वो ग्रेड को दर्शाता है। ठीक है, W का तात्पर्य स्टील की वेल्डिंग क्षमता से है। जो W आपका लगा हुआ है उसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य स्टील की वेल्डिंग क्षमता से है, यानी कि वेल्डिंग संभव है अथवा नहीं। यदि W लगा हुआ है तो इसका मतलब है वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। अगर W नहीं लगा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसके साथ W लगा हुआ है, तो Fe आपका क्या आयरन या स्टील को डिनोट कर रहा है। 410 इसकी न्यूनतम जो इनकी जो चरम तनन सामर्थ्य उसको डिनोट कर रहा है। W आपका वेल्डिंग को, और A आपका ग्रेड को। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछता इसके बारे में, लेकिन ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, आगे जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक विशेषताएं। पहला हमारा था भौतिक गुणधर्म, दूसरा हमारा रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए जो भी हमारे कोड है उसके अनुसार। तो संरचनात्मक इस्पात की रासायनिक विशेषता इसके अवयवों की संगठनात्मक मात्रा से है। भारतीय मानक का जो कोड है 2062/1992 के अनुसार इस्पातों का रासायनिक संगठन निम्न होगा। जो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो कितना होना चाहिए, तो उस कोड के अनुसार आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है तो इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ये जो हमारा ग्रेड तो वही है ABC, फिर हमारा इस्पात यहाँ पर देख सकते हैं Fe 410 WA, WB, WC। तो ये हम पहले समझ चुके हैं। ये W का मतलब क्या होता है, एक BC का मतलब क्या होता है, Fe क्या होता है, 410 क्या होता है। यहाँ पर संगठन प्रतिशत जो दिया गया है अधिकतम है C, ठीक है, Mn SP SI, ठीक है। ये जो आपका कार्बन है, मैग्नीज है, यहाँ पर सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, तो इसकी मात्रा ये दी गई है अधिकतम कि A ग्रेड का जो है इस्पात उसमें कितना होना चाहिए, B का है कितना होना चाहिए, C का कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर देखिए आपको बताएंगे, सी आपका कार्बन को डिनोट करता है, एम आपका मैग्नीज को, एस आपका सल्फर को, फी फास्फोरस को, एस आई आपका सिलिकॉन को। नेक्स्ट जो तीसरा गुणधर्म है इसका यांत्रिक गुणधर्म यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है उसको भी हम देख लेते हैं। भारतीय मानक जो कोड है उसके अनुसार इनके जो ग्रेड दिए गए हैं ABC ग्रेड हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेड ABC इनका नाम क्या है, FE 410 WA WB WC ये हमको पता है। तो इसमें जो आपका तनन सामर्थ्य होगा न्यूनतम, पहले भी आपको बताइए MPa न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो क्या होगा इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वही होगी, 410 CB होगा, 410 CB होगा, 410 CB होगा। इसी के आधार पर हमको बताना। फिर हमारा पराभव प्रतिबल जो आपका FY होता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस न्यूनतम MPa न्यूटन पर एम स्क्वायर में कितना होगा, तो अगर 20 mm से कम है तो आपका 250 250 250 होगा, 20 से 40 mm के बीच में है तो 240 240 240 होगा, अलग अलग ग्रेड के लिए ABC के लिए। अगर 40 से अधिक है तो आपका 230 230 230 होगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ये पराभव प्रतिबल है, न्यूनतम कब होगा इनके डे के आधार पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रसार प्रतिशत न्यूनतम, इनकी गेज लंबाई दी गई है LO इक्वल टू 5.65 √S ऊपर 23 23 23 होगा, ठीक है, ABC के लिए। फिर बंकन परीक्षण आपका आंतरिक व्यास जो न्यूनतम होगा वो 3T होगा A ग्रेड के लिए, B के लिए 2T होगा, 25 mm या इससे कम मोटाई के लिए 2T होगा, ठीक है। और 3T कब होगा, 25 mm से अधिक मोटाई उत्पादों के लिए आपका 3T होगा। इनका जो बंकन परीक्षण है ये न्यूनतम आपका इनका आंतरिक व्यास होगा 3T 2T, अगर 25 mm से कम है, 25 mm से अधिक है तो 3T। तो ये सभी थे आपके कुछ प्रॉपर्टी जो आपके स्ट्रक्चरल स्टील के थे, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है जिससे कि आगे भी आपको क्लियर समझ में आए जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुगेय प्रतिबल, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होता है। भारतीय मानक का जो कोड है उसके द्वारा विभिन्न अनुगेय प्रतिबलों के मान इस्पातों के लिए संबद्ध पराभव प्रतिबलों के अनुपात में निर्धारित किए गए हैं। पराभव प्रतिबल को हम FY से प्रदर्शित करते हैं, पहले भी आपको बताया गया, और FY इक्वल टू 250 240 तथा 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए विभिन्न प्रतिबलों के मान निम्न दिए गए। जो आपका पराभव प्रतिबल होता है यहाँ पर आपको बताया गया 250 240 230 होता है, किस केस में होता है यहाँ पर डे के आधार पर इसको बताया गया है। तो इसके लिए अलग अलग जो प्रतिबल होता है, अनुगेय प्रतिबल होता है, उसके मान अलग अलग होते हैं, वो आपको आगे टेबल में दिखाया जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी हम इस बात में अनुगेय प्रतिबल को देख रहे हैं, तो ये हम किसके आधार पर देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रतिबल दिखाया गया है कौन कौन से स्ट्रेस होंगे, और अनुगेय प्रतिबल हमारे पराभव प्रतिबल के अनुसार हम देखेंगे न्यूटन पर एम स्क्वायर में। जो पराभव प्रतिबल यील्ड स्ट्रेस होता है FY, उसके मान के आधार पर उसका मान क्या होता है 230 240 250। जनरली हम 250 ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आगे जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, आगे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो अभी आप बस समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार, दोबारा से आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रेस प्रतिबल, यहाँ पर आपको अक्षीय तनन दिखाया गया, एक्सियल टेंशन, अक्षीय संपीड़न, बंकन और अपरूपण में आपका मैक्सिमम और एवरेज, और फिर हमारा बियरिंग। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अनुगेय प्रतिबल की, तो ये हम देखेंगे अनुगेय प्रतिबल की वैल्यू देखेंगे पराभव प्रतिबल के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया पराभव प्रतिबल जो FY की वैल्यू है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए क्या होता है, 240 के लिए क्या होगा, 230 के लिए। ऐसे आप जब भी न्यूमेरिकल आप करते हैं तो वहाँ पर जो पराभव प्रतिबल दिया गया होगा, अगर 250 दिया है तो उसी के आधार पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, एक्सियल टेंशन की, एक्सियल कंप्रेशन की, बंकन की, सभी हम टेबल से देख के वहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर 240 दिया गया होगा तो 240 के कॉलम से जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम रखेंगे। फिर 230 अगर दिया गया है तो 230 के आधार पर रखें। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो 250 हम मान सकते हैं और उसकी वैल्यू हम रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्षीय तनन आपका यहाँ पर होता है 0.6 FY। अगर पराभव प्रतिबल की बात करें तो इसके अनुसार आपका 150 होगा 250 के लिए, 240 के लिए 144 होगा और 230 के लिए 138 होगा। फिर हमारा जो अक्षीय संपीड़न है, एक्सियल कंप्रेशन, तो इसे अलग से दिया जा रहा है, इसका टेबल अलग से है, उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत सारी वैल्यू, हमको सारी वैल्यू लगभग टेबल से ही देखनी होती है, स्टील टेबल से। जब आपका स्टील टेबल है तो आपको बुक के पीछे स्टील टेबल दिया गया रहता है, तो उसको भी हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे कि स्टील टेबल को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए हम उसको सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है बेंडिंग बंकन, तो बंकन आपका होता है 0.66 FY, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा।
इसका जो फार्मूला है 0.66 एफ वाई की जो वैल्यू होती है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.66 में, वहाँ से हमको बेंडिंग की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारा 250 के लिए 165, 240 के लिए 158 और 230 के लिए हमारा 151 ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारा जो अपरूपण है शियर है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 0.45 एफ वाई और 0.40 एफ वाई। लेकिन ये एफ वाई अगर 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 112 है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके ये इसका क्या मतलब 0.6 एफ वाई का मतलब क्या है कि ये जो फार्मूला है मेन, ठीक है, और इसमें एफ वाई की जो वैल्यू हमारी मिलेगी अगर 250 है तो 250 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये आ जाता है, फिर 240 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती है। तो यहीं से आएगी, इसी फार्मूले से, ये अलग से कहीं से नहीं रखा गया है। यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू रखेंगे 250 के लिए, 240 के लिए, 230 के लिए, तो ये सारी वैल्यू मिल जाती है। इसी प्रकार से जो बंकन का फार्मूला 0.66 एफ वाई, तो इसमें भी एफ वाई की वैल्यू हम एक बार 250 रखेंगे, 240 रखेंगे, 230 रखेंगे, तो ये तीनों वैल्यू हमको मिल जाती है। फिर हमारा जो शियर है अपरूपण है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होती है अनुगय प्रतिबल की 0.45 एफ वाई होती है और 0.40। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0.45 में हम एक बार 250, 240, 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमको मिल जाएगी। 250 के लिए, 240 के लिए, 230 के लिए मैक्सिमम, और मिनिमम में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम मिल जाएगी हमारी 250 के लिए, 240 के लिए, 230 के लिए। अलग से कहीं से ये वैल्यू नहीं रखी गई है, इसी फार्मूले में हम एफ वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये जो वैल्यू है एफ वाई इक्वल टू 250, एफ वाई इक्वल टू 240, एफ वाई इक्वल टू 230, यही एफ वाई की वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारा बियरिंग धारण में हमारा क्या होता है फार्मूला 0.75 एफ वाई हम लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस अनुगय प्रतिबल, और इसी में हम इसका 250 के लिए, 240 के लिए, 230 के लिए इसमें मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि परमिसिबल स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट, सामान्यतः उपरोक्त तालिका में जो एफ वाई की वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है, इसके अनुसार दिए गए मान अभिकल्पन में प्रयोग किया था। जो डिजाइन हम करते हैं स्टील की डिजाइन करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर जो मान होते हैं पराभव प्रतिबल जो हमारा होता है एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो इसी के अनुसार हम यूज़ करते हैं, जो भी वैल्यू हम लेते हैं इसी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है अक्षीय संपीड़न, जो आपको यहाँ पर बताया गया कि अक्षीय संपीड़न के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इससे अलग से हम एक तालिका में देखेंगे, एक टेबल में देखेंगे अक्षीय संपीड़न आपका क्या होता है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू हमको मिल जाती है। तो सबसे ज़रूरी होता है आपको टेबल पढ़ने आना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो आपको स्टील टेबल पढ़ना बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षीय संपीड़न एक्सियल कंप्रेशन, जो आपको ऊपर बताया गया कि अभी अलग से इसको बताया जाएगा, वही चीज़ें हैं। अक्षीय संपीड़न में अनुगय प्रतिबलों के मान तनुता अनुपात पर निर्भर करता है। तनुता अनुपात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सिलेंडरनेस रेशियो, तो ये आपको पता है। तो ये जो अक्षीय संपीड़न की जो वैल्यू होती है वो तनुता अनुपात पर निर्भर करती है। तो अब तनुता अनुपात कितना होगा तो अक्षीय संपीड़न की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके आधार पर हम देखेंगे इसको। एफ वाई इक्वल टू, देखो ये पराभव प्रतिबल है और इसके आधार पर हम परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि जो आपकी अनुगय प्रतिबल था उसका मान हम देख रहे थे, उसकी वैल्यू देख रहे थे इसी के आधार पर। तो एफ वाई इक्वल टू 250, एफ वाई इक्वल टू 240 तथा एफ वाई इक्वल टू 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के लिए अनुगय प्रतिबलों के मान निम्न तालिका में दिए जा रहे हैं। तो ये जो आपका अक्षीय संपीड़न की जो वैल्यू है ये भी हम क्या करें, पराभव प्रतिबल की जो मान है 250, 240, 230, इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि अनुगय प्रतिबल के मान क्या होंगे अक्षीय संपीड़न में। और जो अक्षीय संपीड़न की वैल्यू होती है वो आपके तनुता अनुपात पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे हम अलग से एक टेबल में देख रहे हैं। तो देखिए अक्षीय संपीड़न में जो अनुगय प्रतिबल होगा, परमिसिबल स्ट्रेस होगा, यही हमको देखना था। लेकिन जो अक्षीय संपीड़न जो किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड है, ये आपके तनुता अनुपात पे, तो वो तनुता अनुपात भी हम इस टेबल में देखेंगे। तो ये आपको होता है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर एमपीए में। तो यहाँ से आपको एक टेबल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलम है तनुता अनुपात का, फिर दूसरा कॉलम हमारा है अनुगय प्रतिबल, जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो हम देखेंगे, लेकिन किसके आधार पर, जो पराभव प्रतिबल है उसके आधार पर। एफ वाई की वैल्यू 250 होती है, 240 होती है, 230, तीन वैल्यू होती है। तो इन तीनों की अलग अलग वैल्यू देखेंगे, लेकिन किसके आधार पर हम देख रहे हैं, तनुता अनुपात के आधार पर देख रहे हैं। तो यहाँ से हमको परमिसिबल स्ट्रेस मिल जाएगी अक्षीय संपीड़न में। तो तनुता अनुपात हमारा देखिए कॉलम यही है, बस इसको इधर भी बना दिया गया है, इसके आगे 100 तक यहाँ पर है, तो 100 से फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर कुछ और भी आपके आगे हैं जो आपको नेक्स्ट में देखेंगे। तो आपका देखिए तनुता अनुपात अगर 10 है तो उसके लिए कैसे हम देखते हैं, अगर आपका एफ वाई की वैल्यू 250 दी गई है तो उसके लिए हम अनुगय प्रतिबल क्या रखेंगे, 150 रखेंगे। दोनों चीज़ें हमको देखनी है, तनुता अनुपात पहले देखना है, तनुता अनुपात कितना आ रहा है
उसके बाद से आपको देखना है FI की वैल्यू तो डायरेक्ट दी गई रहती है, 250 यूज़ कर रहे हैं, 240, 230। तो अगर 250 यूज़ कर रहे हैं, अगर तन अनुपात आपका 10 है तो हम क्या रखेंगे, 10 के लिए ये जो आपका 250 है तो तन अनुपात हमारा ये रहेगा। अगर 240 है तो ये रहेगा तन अनुपात 144, और 230 है तो आपका 138। अगर हम 60 यूज़ कर रहे हैं, तन अनुपात हमारा 60 दिया गया है, और ये FY की वैल्यू 240 है, तो कौन सी वैल्यू हम रखेंगे, 60 पर आएंगे, और 60 के सामने वाली जो 240 में वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। परमिसिबल स्ट्रेस हमारा ये हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी तंतानुपात के लिए कोई भी पराभव प्रतिबल का जो मान है उसके आधार पर हम अनुग्रह प्रतिबल को बता सकते हैं कितना होगा। तो इसी प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो ये बहुत यूज़ होता है, आगे यूज़ होगा ये आपके न्यूमेरिकल में। तो आगे हम देख लेते हैं। और भी कुछ आपके यहाँ पर दिए गए 200 तक वहाँ पर था आपका, पीछे 210, 220, 30, 40, 50 यहाँ पर और भी वैल्यू है। तो इसके आधार पर हम ले लेते हैं। अगर 250 है और 253 पर आपका 210 है तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी। अगर 240 दिया गया है तो 210 के लिए तंत्र अनुपात के लिए 25 हो जाएगा अनुग्रह प्रतिबल का मान। इसी प्रकार से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर में, संरचनात्मक इस्पातीय खंड, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से सेक्शन यूज होते हैं स्ट्रक्चरल स्टील में, संरचनात्मक इस्पात में, और कैसे हम उसके जो भी पॉइंट हैं उसको कैसे समझेंगे, पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। भवन तथा अन्य संरचनाओं के अवयवों पर जिस प्रकार का भार आता हो तदनुसार उपांगों का अभिकल्पन किया जाता है। जो भवन होते हैं, फिर अदर कोई स्ट्रक्चर है तो उस पर जिस प्रकार का भार आता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उसका हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकल्पन की सुविधा के लिए मृदु इस्पात के बेलित संरचनात्मक खंडों को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। तो जो माइल्ड स्टील होती है उसी का हम ज़्यादातर यूज करते हैं सेक्शन में, पहले भी आपको बताया गया। खंडों के आकार तथा चौड़ाई, गहराई एवं मोटाई के अनुसार इन्हें निम्नवत नामित किया गया है। तो जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से हम उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट हमारा होता है बेलित इस्पातीय धरणखंड, यानी कि रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। बेलित का मतलब क्या होता है, रोल्ड। इसको हम अलग अलग सेक्शन में रोल्ड कर सकते हैं माइल्ड स्टील को, तो इसीलिए हम इससे सेक्शन बनाते हैं। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, इसको हम RSBS, ठीक है, रोल स्टील बीम सेक्शन इसको हम बोलते हैं। फिर हमारा होता है बेलित इस्पाती चैनल खंड। तो चैनल खंड भी आपका रोल्ड स्टील तो कॉमन होगा सब में, यानी कि बेलित इस्पाती कॉमन होगा, बस सेक्शन आपका चेंज हो रहा है। पहले हमारा धरण खंड है बीम सेक्शन, दूसरा हमारा चैनल खंड यानी कि चैनल सेक्शन। फिर हमारा होता है टी खंड यानी कि टी सेक्शन, कोड़ी खंड यानी कि एंगल सेक्शन, नलिका खंड यानी कि ट्यूब सेक्शन, छड़ खंड, बार्स, चपटी पत्ती यानी कि फ्लैट्स। तो ये सभी आपके सेक्शन यूज होते हैं, बीम सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल्स, ट्यूब्स, बार्स, फ्लैट्स। तो ये सभी आपके इस्पाती खंड है, स्ट्रक्चरल स्टील के सेक्शन है। इन इस्पाती खंडों के परिमाप, क्षेत्रफल, प्रति इकाई लंबाई, भार तथा अन्य विवरण स्टील टेबल में दिया जाता है। तो स्टील टेबल में पूरा डिटेल दिया जाता है। जो सेक्शन आपका होगा उस सेक्शन की पूरी लंबाई, चौड़ाई, जो भी चीज़ें होती है पूरा आपका स्टील टेबल में दिया गया रहता है। वहाँ से आप सारी वैल्यू देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एक एक को हम देखेंगे, बेलित इस्पाती धरणखंड जो आपका स्टील बीम सेक्शन है वो आपका क्या होता है, तो ये आई खंड होता है, आई सेक्शन होता है। खंड की जो चौड़ाई एवं गहराई के अनुसार इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया। जो इनकी चौड़ाई और गहराई होती है उसके अनुसार इनके अलग अलग नाम है। तो पहला हमारा है ISJB, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। तो ISJB इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय मानक छोटी धरण। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। आपका ये IS तो सब में कॉमन होगा, केवल ये चीज़ें चेंज होगी, ये दोनों जो पॉइंट है ये चेंज हो गए। तो JB अगर लिखा है तो J का मतलब आपका जूनियर से है, B का मतलब बीम से है। तो जूनियर बीम यानी कि छोटी खंड। LM का मतलब क्या है कि आपका लाइट, आपका यहाँ पर ISLB, तो ये आपका ये B होना चाहिए यहाँ पर। भारतीय मानक हल्की धरण यानी कि लाइट बीम हो जाएगा आपका। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, LB होगा, ये यम नहीं होगा, ठीक है, ये आपका B होगा। ISLB भारतीय मानक हल्की धरण। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो इनका पार्ट्स है, ISMB। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, M का मतलब मीडियम हो गया, B का मतलब बीम। तो भारतीय मानक मध्यम धरण, क्योंकि अभी हम केवल बीम सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्यम धरण हो गया। ISWB, तो W का मतलब क्या है आपका वाइड यानी कि चौड़ी धरण। फिर ISHB, H का मतलब हैवी यानी कि भारी धरण। तो इस प्रकार से इनका फुल फॉर्म हमको याद रखना। ISJB क्या होता है, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB। तो केवल जो ये तीसरा जो पॉइंट है इसमें उसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बाकी आपको पता रहता है।
उक्त खंडों को गहराई के साथ नामित किया जाता है, जो इनकी गहराई है उसके साथ नामित किया जाता है, जैसे ISMB। तो इसका मतलब क्या है, ISMB अगर 400 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो भारतीय मानक मध्यम धरन यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ये हो गया आपका, और जिसकी गहराई 400 mm है। इसको हम गहराई के आधार पर नामित करते हैं। तो जिसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी इसका मतलब क्या होगा कि वो उसकी उस धरन की गहराई है, जिस प्रकार की धरन के बारे में बात की जा रही है उसकी गहराई ये दिया गया है, 400 mm इसकी गहराई हो गई। स्टील टेबल में इन खंडों के बारे में निम्न ब्यौरा दिया जाता है। तो स्टील टेबल में जो भी आपके बीम है, ISJB है, ISMB, ISLB, ISWB, ISHB, इनके बारे में पूरी डिटेल दी गई रहती है, यानी कि इनकी गहराई, इनकी चौड़ाई, इनकी वेब की मोटाई क्या होगी, इनकी फ्लैंज की मोटाई क्या होगी, इनका भार क्या होगा प्रति मीटर लंबाई पर, और इनका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपका स्टील टेबल में दिया गया रहता है अलग अलग धरन खंड के लिए, अलग अलग बीम के सेक्शन के लिए। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आई सेक्शन आपको बना के दिखाया गया है, किस प्रकार से आई सेक्शन की जो आपका दिखाया गया सेक्शन होता है। इसमें अब हम देखेंगे कि इनकी चौड़ाई कहाँ होती है, गहराई क्या होती है, इनके फ्लैंज की मोटाई क्या होती है, इनके वेब की मोटाई किसे हम बोलते हैं। तो ये आपका एक आई सेक्शन है, जो आई की तरह, जो इंग्लिश का जो अक्षर होता है आई उसी की तरह होता है। ये एक्स सेक्शन है, ये वाई सेक्शन है। ये आपका सम्मित होता है यानी कि सिमेट्रिकल होता है। अगर हम यहाँ से देखें वाई से, यहाँ पर जो वाई सेक्शन है तो इसके आधे पार्ट में भी आपके वही सारे, मतलब इसके पार्ट समान होते हैं, इधर के भी और इधर के भी सम्मित होते हैं। जैसे हम एक सेक्शन से अगर देखें तो इधर के जो पार्ट है इधर भी सेम है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, सम्मित बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई सेक्शन हो गया, एक्स हो गया। ये टोटल जो गहराई होती है बीम की, ये हमारी डी इसको हम बोलते हैं गहराई होती है। ये चौड़ाई होती है बीम की, और ये जो हमारा बीच में ये आपको जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेब, और जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये दोनों ऊपर और नीचे इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। तो ये जो साइड में होते हैं किनारों पर तो ये फ्लैंज होता है, और ये जो बीच में आपका होता है इसको हम वेब बोलते हैं। तो इसकी जो मोटाई होगी उसको हम TW से डिनोट करते हैं, यानी कि T आपकी थिकनेस हो गई, W आपका वेब को डिनोट कर रहा है, और ये जो मोटाई आपकी हो गई इसकी या फिर इसकी, तो इसको हम TF से डिनोट करते हैं। यहाँ आपको एरो के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है, मतलब थिकनेस, एफ का मतलब फ्लैंज। तो वेब और फ्लैंज किसे बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका ज़्यादातर यूज होता है स्टील में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। डी आपका धरन की गहराई होती है mm में, बी आपका फ्लैंज की चौड़ाई होती है mm में, TW आपका वेब की मोटाई mm में, TF आपका फ्लैंज की मोटाई mm में, W आपका भार प्रति मीटर लंबाई kg में, ये आपका क्या होता है खंड का क्षेत्रफल, जो भी आपका सेक्शन है उसका क्षेत्रफल mm²। नेक्स्ट हमारा है यह खंड x तथा y अक्ष पर सम्मित यानी कि सिमेट्रिकल होता है। अविकल्पन की दृष्टि से निम्न गुणधर्म महत्वपूर्ण है जो स्टील टेबल में दिए होते हैं। तो जो डिजाइन अगर हम करते हैं आई सेक्शन है और उसका डिजाइन करना है तो कौन कौन से आपके पॉइंट जो होते हैं गुणधर्म महत्वपूर्ण होते हैं और किसकी इसकी वैल्यू हमको स्टील टेबल से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण होता है आपका आई एक्स। आई वाई आपका क्या होता है वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण होता है। जेड एक्सिस आपका एक्स अक्ष पर परिच्छेद मापांक यानी कि सेक्शन मॉडुलस होता है। जेड वाई जो आपका होगा वाई अक्ष पर परिच्छेद मापांक होगा। आर एक्स आर का मतलब क्या होता है परिभ्रमण त्रिज्या होती है। एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर परिभ्रमण जो परिभ्रमण त्रिज्या आपका रेडियस ऑफ गिरेशन हो गया। फिर आर वाई यानी कि वाई अक्ष पर परिभ्रमण त्रिज्या। तो ये सारी वैल्यू आपको स्टील टेबल में दी गई रहती है। आई एक्स आई वाई जेड एक्सिस जेड वाई आर एक्सिस आर वाई। आई का मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड का मतलब आपका सेक्शन मॉडुलस और आर का मतलब आपका रेडियस ऑफ गिरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये सभी वैल्यू आपको स्टील टेबल में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है बेलनित इस्पातीय चैनल खंड यानी कि जो रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड किया जाता है। तो चैनल खंड को नाली खंड भी कहा जाता है। धरन खंडों की भांति इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है। जो आपके धरन खंड थे बीम सेक्शन अभी हम देखें तो उसके आधार उसी के भांति इसको भी अलग अलग पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा ISJC। अब देखिए इसके साथ IS तो सबके साथ लगा हुआ इंडियन स्टैंडर्ड होता है भारतीय मानक जिसको हम बोलते हैं। पहले हम बीम के बारे में पढ़े थे तो लास्ट में आपका B आ रहा था। अभी हम चैनल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट में हमारा C आएगा, ठीक है। और ये भी हमारी चीज़ें सेम रहेंगी। JL ये सारी चीज़ें सेम होंगी, केवल आपका C यहाँ पर होगा चैनल के लिए। तो ISJC जे का मतलब जूनियर, वही मतलब आपका वही होगा। जे का मतलब जूनियर ही होगा, C का मतलब चैनल हो गया। तो भारतीय मानक छोटी चैनल IS जूनियर चैनल। फिर ISLC यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड आपका लाइट चैनल हो गया यानी कि हल्की चैनल। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो आपका पार्टीशन आपको बताया जा रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं। ISMC यानी कि भारतीय मानक मध्यम चैनल मीडियम चैनल हो गया। ISSC यानी कि भारतीय मानक विशेष चैनल यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। तो ये इसका फुल फॉर्म है।
फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इन्हें भी उक्त नामों के साथ गहराई के आधार पर नामित किया जाता है। इनको भी जो इनके नाम दिए गए इसके साथ इनके गहराई के आधार पर नामित किया जाता है। यानी कि ISC अगर 100 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चैनल है आपकी किस प्रकार की है, भारतीय मानक विशेष चैनल है और उसकी गहराई कितनी है, 100 mm है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ISCLC आपका 100 दिया गया है, तो भारतीय मानक हल्की चैनल खंड है। इसका मतलब क्या है, चैनल कौन सा है, भारतीय मानक लाइट चैनल है जिसकी गहराई 100 mm होगी। यह खंड x अक्ष पर सममित होता है। यह खंड आपका क्या होता है, x अक्ष पर तो सममित होता है लेकिन y पर नहीं होता है। सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ये आपको जानना सबसे ज़रूरी है। तो अभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी जो हम आई सेक्शन में देख रहे थे, तो आई सेक्शन में क्या होता है, ऊपर का भी जो इनका जो भी स्ट्रक्चर होता है नीचे का भी दोनों सेम होता है। यानी कि एक्सेस अगर सेक्शन हम देखें तो एक्सेस के आधी दूरी पर जो आपके पार्ट्स बने होते हैं उनके पार्ट्स दूसरे साइड में भी बने होते हैं, सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। अगर हम वाई सेक्शन पे देख रहे थे जो आपका आई सेक्शन था, तो उसमें भी आधी दूरी पे जो इनके जो आधे पार्ट में जो भी जो इनके पार्ट्स थे और फिर दूसरे पार्ट्स में जो थे, तो दोनों पार्ट्स इनके समान थे, कोई चेंजेस नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैनल सेक्शन है इसमें केवल एक्स अक्ष पर ही सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो एक्स अक्ष है यानी कि सी आपका चैनल सेक्शन है, इस प्रकार से सी है, तो एक्स अक्ष जब जो हमारा है इसके आधी जो एक पार्ट ये हो रहा है, दूसरा पार्ट ये हो रहा है, तो इधर भी आपकी ऐसे ही स्ट्रक्चर है और नीचे भी आप देख सकते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर, दोनों तरह के स्ट्रक्चर सेम है। यानी कि इधर ये सममित होगा। यानी कि एक साइड से अगर आप कोई वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन वाई पर ये सममित नहीं है, क्योंकि वाई के आप एक साइड में देखिए, इधर का जो पार्ट्स है ये वाई के इधर का पार्ट्स है और ये वाई के इधर का पार्ट्स है, तो ये दोनों पार्ट्स समान है नहीं है, तो इसलिए वाई एक्स पर जो एक्सिस है उस पर सममित नहीं, केवल एक्सिस पर सममित है। इसके आधे पार्ट जो हैं, इधर के जो पार्ट्स है और इधर के पार्ट्स है सेम स्ट्रक्चर के हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सममित यानी कि सिमेट्रिकल। इसमें भी आपकी ये टोटल जो गहराई है इसको हम डी से नोट करते हैं। ये चौड़ाई हमारी बी होगी, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मोटाई है इसमें फ्लैंज और वेब तो वही होगा। ये जो बीच में आपका ये दिख रहा है ये वेब होता है, और जो ऊपर होता है किनारों पर उसको हम फ्लैंज बोलते हैं। तो इसकी मोटाई TW होगी और इसकी मोटाई TF होगी, चाहे इसकी भी TF ही होगी। और CY आपकी दूरी कौन सी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये एक कॉर्नर है, एक किनारा है, एक किनारे से YY एक्सिस तक की जो दूरी होगी, ठीक है, वही हमारी CYY होगी, ये वाली। तो ये हो गया हमारा BD TF TW और CYY इसमें मिल जाता है। तो स्टील टेबल में इन खंडों के बारे में निम्न दूरियां भी दी जाती हैं। तो स्टील टेबल में आपको कौन कौन सी दूरियां मिलेंगी, CYY की दूरी मिल जाएगी, चैनल खंड की पीठ यानी कि जो चैनल खंड है उनके बैक एवं YY एक्सिस के बीच लंबवत जो दूरी होती है उसी को हम CYY बोलते हैं। जी आपका क्या होता है, गेज की दूरी जो रिवेट रेखा को अंकित करती है। जी आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा गेज की दूरी क्या होती है। गेज आप तो समझते होंगे, रेलवे वगैरह में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये समझना आपको। तो गेज की दूरी जो रिवेट रेखा को अंकित करती है, तो अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि जी आपका गेज की दूरी होती है जो रिवेट रेखा को अंकित करती है। तो ये आपका हो गया चैनल खंड। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पार्ट है बेलित इस्पातित टी खंड। टी सेक्शन आपका क्या होता है, यह अंग्रेजी अक्षर टी के आकार का, तो जो भी सेक्शन है जैसे चैनल हो गया, आपका आई हो गया, टी हो गया, तो ये सभी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं के आकार में होते हैं। तो इसमें एक फ्लैंज तथा एक वेव होती है। जो टी सेक्शन होगा उसमें क्या होगा, एक फ्लैंज एक वेव होगी, लेकिन जो सी था या फिर आई था उसमें 2 फ्लैंज एक वेव हो रहा था। तो फ्लैंज क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है फिर नीचे का जो इनका पार्ट होता है वो फ्लैंज होता है। तो इसमें एक ही फ्लैंज है, देखिए टी सेक्शन है इस प्रकार से, तो ये वेव हो गया, ये फ्लैंज हो गया। आई में क्या होता था, नीचे भी ऐसे होता था, तो ये दोनों फ्लैंज 2 फ्लैंज होते थे, एक वेव। सी में भी आपका 2 फ्लैंज होते हैं और एक वेव होता है, लेकिन टी में एक फ्लैंज एक वेव। ये आपका ये फ्लैंज है, ये वेव है। तो यहाँ पर हो गया, यह वाई अक्ष पर सममित होता है, इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अभी हम सी में देखें कि वो एक्स अक्ष पर सममित होता है, लेकिन टी में वाई अक्ष पर ये सममित होता है, एक्स अक्ष पर नहीं होता है। कैसे, ये आपका एक्सिस एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के आप देख सकते हैं दोनों साइड में, इधर और इधर दोनों साइड में इनके जो सेक्शन है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इधर भी आपका ये इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर है आधी दूरी में, इधर भी आपका सेम है, समान है। तो इसीलिए वाई एक्सिस पर ये सममित होगा, लेकिन ये एक्सिस पर क्या होगा, सममित नहीं होगा, क्योंकि इधर के जो स्ट्रक्चर है और इधर के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसीलिए एक्स एक्सिस पर सममित नहीं होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टी सेक्शन है वो वाई एक्सिस पर सममित है, सिमेट्रिकल है, एक्सिस एक्सिस पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें जो चौड़ाई होती है, जो फ्लैंज की चौड़ाई है, ये इनकी चौड़ाई हो गई बी, और टोटल ये गहराई डी हो गई। और ये जो आपका वेव होता है इनकी मोटाई होगी TW और फ्लैंज की मोटाई होगी TF। इसको ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस एक्सिस है, और इसमें जो सी एक्सिस होगा, जो डिस्टेंस होगी सी एक्सिस, यानी कि
जो ये फ्लैंज है इसके एक साइड से और एक्स एक्सिस तक की जो लंबवत दूरी होगी वही हमारी होगी सी एक्स। तो इसमें भी हम देख सकते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ISNT पहला हमारा है जिसको हम बोलते हैं भारतीय मानक साधारण टी छड़, ठीक है। IS नॉर्मल टी बार होगा, फिर हमारा ISLT यानी कि लाइट टी बार होगा, ISJT यानी कि जूनियर टी बार, और फिर हमारा ISST हैबिट आपका देख सकते हैं भारतीय मानक चौड़ी फ्लैंज टी छड़। तो यहाँ पर आपका WT होना चाहिए यानी कि वाइड होना चाहिए। फिर हमारा ISST भारतीय मानक लंबी टांग टी छड़, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका टी बार होता है, लॉन्ग लेग टी बार होगा ये। तो ये हो गया हमारा ISNT, ISLT, ISJT, ISST और ISST। तो ये सभी टाइप्स हो गए हमारे टी जो सेक्शन है उसके। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हें भी उपयुक्त तो नामों के साथ गहराई के आधार पर नामित किया जाता है, जैसे ISNT 150। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है वो हमारी गहराई को डिनोट करती है। भारतीय मानक साधारण टी खंड होगी जिसकी गहराई 150 mm होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। स्टील टेबल में इस खंड के बारे में भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। यह खंड वायव्य अक्ष पर सममित होने के कारण स्टील टेबल में फ्लैंज के ऊपरी रेशे तथा एक्सिस अक्ष के बीच लंबवत दूरी सी एक्सिस अंकित की जाती है। तो सी एक्सिस दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी आपको पता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बेलित इस्पाती कोड़ी खंड यानी कि रोल्ड स्टील एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो इस खंड को 3 वर्गों में बांटा गया है जो कि निम्नवत है, आपको फिगर की मदद से दिखाया जा रहा है। जो एंगल खंड है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको फर्स्ट जो दिखाया गया है आपके एंगल खंड है इस प्रकार से, और इनकी जो लेंथ है ये लेग इसको हम बोलते हैं। इनके जो लेग हैं ये लेग और ये लेग दोनों समान है, ठीक है, इनकी लंबाई बराबर है, यल ये भी है और यल ये भी है, यानी कि जब दोनों इनके लेग बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आगे हम देखेंगे। और ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और इसमें ये आपका यू और ये आपका वी सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे डिटेल में। अभी हम केवल देखते हैं कि इनकी लंबाई ये आपकी यल है और ये यल है, दोनों सेम है। और यहाँ पर जो आपका एक सिरे से इनके और वाई एक्सिस तक की जो लंबवत दूरी है हमारी सी वाई होगी, और एक सिरे से एक्सिस तक की जो लंबवत दूरी है हमारी सी एक्सिस होगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि सी वाई कहाँ से कहाँ तक होता है, सी एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होता है और इनकी लेंथ क्या होगी। ये आपका हो गया फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर को हम समझ लेते हैं। सेकंड फिगर भी आपका इसी टाइप का है, लेकिन इसमें एक लेग छोटी है और एक लेग बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम L1 बोल देंगे, इसको हम L2 बोलेंगे, यानी कि इसको हम लंबी टांग बोलते हैं और इसको हम छोटी टांग बोलते हैं, लॉन्ग लेग और ये आपका शॉर्ट लेग। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये आपका इसमें भी वाई एक्सिस, एक्सिस एक्सिस, यू वी ये आपका सेम है। सी एक्सिस आपका वही होता है, एक सिरे से एक्सिस एक्सिस तक की लंबवत दूरी, और सी वाई भी आपका वही होता है, एक सिरे से वाई एक्सिस तक की लंबवत दूरी। तो ये आपका हो गया। लेकिन इसमें केवल लेग आपको ध्यान देना है कि इसमें एक छोटी लेग है और एक बड़ी लेग है। फिर हमारा एक इस प्रकार से है एंगल जो आपका सेक्शन है, तो इस प्रकार से। तो इसमें जो इनकी टोटल हाइट होगी वो एच से डिनोट करेंगे। जो चौड़ाई इनकी है बी से आपकी एक्सिस यहाँ पर दी गई। तो ये 3 फिगर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सभी आपके एंगल खंड हैं। अब हम आगे देखते हैं ISA। पहला आपका क्या है, पहला जो एंगल खंड आपको दिखाया गया इसको हम ISA के नाम से जानते हैं, यानी कि भारतीय मानक समभुज कोण इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, ठीक है, इसको हम इक्वल एंगल के नाम से जानेंगे। ISA दोनों का नाम है, लेकिन एक जो आपका जिसमें भुजाएं समान होंगी, उनके जो लेग होंगे समान होंगे, तो उसको हम इक्वल एंगल बोलते हैं। और जिसके लेग असमान होंगे उसको हम अनइक्वल लेग बोलते हैं। ISA से इसको भी नोट करते हैं, भारतीय मानक असमभुज कोण IS अनइक्वल एंगल बोलेंगे हम। फिर हमारा ISBA भारतीय मानक बल्ब कोण IS बल्ब एंगल आपका होता है। तो 3 एंगल यहाँ पर दिए गए हैं, एक आपका इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और एक आपका बल्ब एंगल। तो ज़्यादातर हमारा इक्वल अनइक्वल का यूज होता है। तो इक्वल और अनइक्वल में क्या डिफरेंस है आपको पता हो गया कि जिसकी दोनों टांगे बराबर होंगी आपका इक्वल होगा, जिसकी दोनों टांगे बराबर नहीं होंगी, एक बड़ी एक छोटी होगी, उसको हम अनइक्वल बोलते हैं। और उसकी लेग की जो लंबाई होती है एक को L1 एक को L2 यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। तो आगे ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोड़ी खंड की 2 भुजाएं या टांगे जिसको हम लेग अभी बोल रहे थे होती हैं। समभुज कोड़ी खंड में दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, असमभुज में दोनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होगी। इन खंडों की लंबी और छोटी टांगों की लंबाई क्रमशः लिखते हुए नामित किया जाता है। जैसे आपका ISA 50-50 समभुज कोड़ी खंड, इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार से दिया जाता है। तो ISA से तो दोनों को डिनोट करते हैं इक्वल और अनइक्वल को, लेकिन ISA 50-50 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों देखिए दोनों लेग आपके समान है, 50-50 के हैं, यानी कि हम समझ जाएंगे यहाँ से कि समभुज है, यानी कि इक्वल एंगल है, जिसकी दोनों टांगे 50
mm लंबी होगी। दूसरा आपका अगर दिया है ISA 60-40, मतलब डिफरेंट है दोनों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनइक्वल होगा, यानी कि उसकी लॉन्ग लेग की जो लंबाई होगी 60 होगी 60 mm, और शॉर्ट लेग की लंबाई आपकी 40 mm होगी, जिसकी लंबी और छोटी टांगे क्रमशः 60 mm और 40 mm लंबी होंगी। तो इसका मतलब क्या है, किस प्रकार से लिखा रहता है और उसको हम कैसे समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। तो इसीलिए इस जो चैप्टर है इसमें आपको पूरा डिटेल, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेलित इस्पातीय नलिका, जो आपके रोल्ड स्टील ट्यूब्स होते हैं। तो ट्यूब्स किस प्रकार के होते हैं, नलिका इस प्रकार सामने से आपको ऐसे ही दिखेगा। ये आपका नलीखंड है, आपका गोलाकार छड़ है, ये आपका वर्गाकार छड़ है। ठीक है, सामने से जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये पेन ही देख लीजिए, तो ये आपको मान लीजिए एक छड़ है, एक बार है, लेकिन सामने से आप देखेंगे या फिर ऐसे टॉप से आप देख रहे हैं तो क्या एक सर्किल ही आपको नजर आएगी। तो उसी प्रकार से ये भी सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। अगर वर्गाकार है तो केवल आपका एक वर्ग आपका स्क्वायर नजर आएगा, अगर सर्कुलर है तो एक आपकी सर्किल नजर आएगी, ऊपर से पूरी लंबाई इनकी नहीं दिखती है। तो यह हल्की, मध्यम और भारी खंड की होती हैं। यह स्तंभ व संपीडांग, यानी कि जो आपके स्ट्रट होते हैं, या तनन अवयव जो आपके टेंशन मेंबर होते हैं, इनके रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ट्यूबुलर संरचनाओं के लिए यह खंड उपयुक्त होते हैं। जो ट्यूबुलर होते हैं, नलिका जो संरचना होती है, उसके लिए ये खंड प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेलित इस्पाती छड़, यानी कि रोल्ड स्टील बार्स क्या होते हैं, तो यह छड़ें वर्गाकार तथा गोलाकार दो आकारों में उपलब्ध होती है। जो रोल्ड स्टील बार होते हैं आपके दो आकारों में उपलब्ध होते हैं। पहला आपका है ISRO, यानी कि भारतीय मानक गोलाकार छड़ राउंड बार, और दूसरा हमारा ISSK, यानी कि भारतीय मानक वर्गाकार छड़। तो दो आकारों में ये उपलब्ध होते हैं, गोलाकार और वर्गाकार। नेक्स्ट हमारा है बेलित इस्पाती चपटी पत्ती, जो आपका फ्लैट होता है। तो इन्हें चौड़ाई और मोटाई में अंकित करते हुए नामित किया जाता है। यह जालक छड़, यानी कि जो लेशिंग बार होते हैं, एवं तनन अवयव के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जो आपकी फ्लैट होते हैं, स्टील फ्लैट। 5 mm से कम मोटी की अगर पत्ती है तो इसको हम चादर के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, इनकी जो मोटाई होती है फ्लैट की, जो आपकी चपटी पत्ती होती है, इनकी जो मोटाई होती है अगर 5 mm से कम है तो इसको हम जो सीट होता है स्टील का, उसके रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संरचनाओं पर भार। ये एक आपका टॉपिक है जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आप अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे। आपके छोटे छोटे टर्म है, तो लोड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी डिजाइन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो लोड कितना आ रहा है उसी के आधार पर आप डिजाइन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स के लोड आते हैं स्ट्रक्चर पे। पहला आपका हो गया अचल भार, यानी कि डेड लोड, चल भार, लाइव लोड, पवन भार, विंड लोड, हिम भार, स्नो लोड, भूकंप भार, सेस्मिक लोड। यानी कि अचल भार का मतलब क्या है, डेड लोड, यानी कि जो भी आपके बीम होते हैं, कॉलम होते हैं, जो भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसा कोई लोड है जो आपका डेड है, जो आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, तो उन सभी जो भी पदार्थ हैं, उन सभी का जो भार है, जो भी मटेरियल होगा, वो हमारा डेड लोड के अंतर्गत आएगा। लाइव लोड में मतलब जो भी मनुष्य का भार होता है, और जो भी ऐसी चीज़ें जो आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उसका जो लोड होगा वो हमारा चल भार के अंतर्गत आता है। पवन भार, विंड लोड, यानी कि बहुत तेज़ कभी कभी हवाएं चलती है, तो उसका भी जो लोड होता है वो हमारा विंड लोड कहलाता है। हिम भार, कभी कभी क्या होता है कि ठंडी के दिनों में बर्फ़ जम जाते हैं, जो भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर कोई बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाता है, तो उसका भी लोड होता है कुछ ना कुछ। फिर भूकंप भार आपका होता है। तो ये सभी अलग अलग टाइप्स के लोड है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। छोटे छोटे टर्म है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है अभिकल्पन पद्धति। जो डिजाइन प्रोसीजर है वो क्या होता है, इसमें कैसे हम डिजाइन करते हैं स्टील में। तो पहला हमारा जो प्रोसीजर होता है, संरचना पर आने वाले भारों की गणना। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लोड आता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, संरचना पर इन भारों के परिणामों का विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद से खंडों का चयन एवं जांच करते हैं। जो अभी सेक्शन के बारे में पढ़े, कितने टाइप के सेक्शन होते हैं, तो उनका हम सिलेक्शन करते हैं, सेक्शन का चयन करते हैं और उसका जाँच करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा डिजाइन का। तो आगे ये हमारा जो पहला चैप्टर था, इसके साथ साथ जो भी आपके सिंबल बताए गए, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें जाननी जरूरी है। अभी जब नेक्स्ट चैप्टर से हम दूसरे चैप्टर से पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी है। जो भी न्यूमेरिकल वगैरह उसमें मिलेंगे, जो भी टॉपिक मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कराया जाएगा, बहुत ही ईजी वे में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी प्रत्येक चैप्टर की। अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा तो 2 से 3 वीडियो में हम एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें।